हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एमसीक्यूज है। बिजनेस फाइनेंस के मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं ये आपकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप सॉल्व करिए इन क्वेश्चन को, और आपको ये क्वेश्चन 110% आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। वित्त का सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है? डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर या फिर रिटेन अर्निंग। और ज्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, बहुत छोटे क्वेश्चन है तो जल्दी से क्विकली आंसर आपको करना है। सबसे सस्ता फाइनेंस का सोर्स क्या है? यानी पैसा कंपनी के अंदर लाने का सबसे सरल तरीका, सबसे सस्ता तरीका कौन सा माना जाता है? डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग। तो देखो, अगर आप कहीं से भी पैसा मांग के लाते हो उधारी पे, चाहे इक्विटी से, चाहे प्रेफरेंस, चाहे डिबेंचर से, सब जगह कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सबसे सस्ता होता है बेटा रिटेन अर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधारित कमाई। प्रतिधारित कमाई वो वाली कमाई होती है आपकी जो आपने अपने पास क्या कह सकते हैं उसको, संभाल के रखी हुई है। वो होती है रिटेन अर्निंग। यानी आपके प्रॉफिट आया होगा आपका, ठीक है, उस प्रॉफिट में से आपने कुछ अपने लिए बचा के रख रखा है, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग में किसी भी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं होता इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स लेने जाओगे, शेयर कैपिटल, तो उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। यानी जैसे कमीशन देना, ब्रोकरेज देना, रजिस्ट्रेशन कराने का, बहुत सारी चीजें, प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, है ना, सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट करोगे, उनका खर्चा। लेकिन रिटेन अर्निंग ऐसी होती है जो आप किसी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि अपने पास उसे रख लेते हो, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट इससे सस्ता होगा डिबेंचर्स, याद रखना, ठीक है। रिटेन अर्निंग के बाद अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा सबसे सस्ता होता है, ये तो इंटरनल है बेटा। रिटेन अर्निंग जो होती है ना वो अपनी कंपनी के अंदर ही होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बाहर से पैसा मांगना है, और अगर आप बाहर से पैसा मांगोगे तो सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है? तो सबसे सस्ता सोर्स डिबेंचर्स है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड, पे हायर डिविडेंड, डिविडेंड्स आर नॉट अफेक्टेड, नन ऑफ द अबव। यानी अगर आपकी कंपनी है, खूब सारा प्रॉफिट कमा रही है, तो आप क्या करोगे? अपने शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड दोगे, कम दोगे, या दोगे ही नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, या नन ऑफ द अबव? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास आई थिंक 12th में या 11th में ये क्वेश्चन है। ये आया 11 12 से ही है। सिलेबस सारा 11 12 का ही आता है घूम फिर के। देखो, अगर कंपनी बेटा ज्यादा ग्रोथ पर है तो फिर वो आपको कुछ नहीं देने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर वन, पे लोअर डिविडेंड। यानी अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है ना बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगी उन पैसों का? वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी। वो क्या करेगी? वो पैसा दोबारा से अपनी ही कंपनी में बेटा वो आगे बढ़ाएगी अपने कंपनी को। सपोज करिए मेरे मेरे मेरी एक शॉप थी, सपोज करो मेरी शॉप थी एक केक की। तो मैंने देखा मेरी बहुत ग्रोथ हुई है, तो अब वो पैसा जो मेरे शेयर होल्डर्स होंगे या कुछ भी, सब सपोज करिए, तो मैं उनको नहीं देकर मैं क्या करूंगी? दूसरी फैक्ट्री खोलूंगी, या फिर मैं अपनी मशीन्स लेकर आऊंगी अपनी शॉप के अंदर। यानी मैं ग्रोथ और करूंगी ताकि एक्सपेंड कर सकूं अपना बिजनेस, इसलिए मैं कम दूंगी। लेकिन अगर वही की ग्रोथ कम होती है तो क्या करोगे? उल्टा अगर बोल दिया जाए कि कंपनीज विद अ लोअर ग्रोथ, तो बेटा अगर कम ग्रोथ होगी ना तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड देते हो। मैम ज्यादा क्यों देते हैं? ये तो उल्टा ही केस हो गया ज्यादा देने का। देखो, ज्यादा देने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ करने की जगह ही नहीं बची होती है। लोअर ग्रोथ का मतलब आप आपने इतना कमा लिया है, आपने इतनी फैक्ट्रीज खोल ली है, अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप और कुछ करो, या सब कुछ है आपके पास, वो मतलब है वहां पर लो ग्रोथ पोटेंशियल का, ठीक है। तो जिन कंपनीज की लोअर ग्रोथ होती है ना, तो वो ज्यादा डिविडेंड बांट देते हैं, वो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उनके पास इतना बेटा जगह नहीं होती उसको एक्सपेंड करने की, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये इससे रिलेशन है, ये समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर 1992, 1993, 94, 95। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड, कब मान्यता मिली थी सरकार से के द्वारा, या स्टॉक एक्सचेंज ने कब इसको मान्यता दी थी? क्योंकि भाई एनएससी बीएससी तो स्टॉक एक्सचेंज ही देगी ना उसको, तो ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ था? अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे नहीं, गलत आंसर लगा दोगे। 1992, 1993 या फिर 1994? तो ऑप्शन है 1993 इज योर राइट आंसर। अब देखना, ऑप्शन पढ़ो।
अगर यहाँ पर बोलते कि एनएससी जो है ना आया कब था, तो मैम 1992 में वो आया था, 1992 में। लेकिन उसको मान्यता कब मिली थी? 1993 में। और ट्रेडिंग स्टार्ट कब करी थी? 1994 में। अब याद रखना, इन तीनों में डाउट मत करना। 1992 में स्टैब्लिश हुआ, 1993 में उसको मान्यता मिली, रजिस्ट्रेशन हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, 1994 में उसने ट्रेडिंग शुरू करी जाकर। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ मनी मार्केट इज शॉर्ट सेल्फ लिक्विडेटिंग एंड यूज टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स, नेम द इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल या ट्रेजरी बिल। देखो हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा ऐसा, देखो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा गया है जो एक तो छोटे टाइम के लिए यूज किया जाता है, दूसरा वो सेल्फ लिक्विडेटिंग है, तीसरा वो क्रेडिट बिक्री के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी क्रेडिट सेल्स के लिए वो यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे समझना कि क्रेडिट सेल्स के लिए यूज किया जा रहा है। कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल सब शॉर्ट टर्म ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ो कि सेल्फ लिक्विडेट है और फाइनेंस करता है क्रेडिट सेल्स को, तो इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल को सीधा सा समझो उधार का कागज, ठीक है, इसको बोलते हैं उधार वाला कागज। अभी होता कैसे, सपोज मेरी कंपनी है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फटाफट समझ लो। कमर्शियल बिल में क्या होता है, सपोज मेरी कंपनी है, मुझे पैसों की जरूरत है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या कहूंगी, किसी के पास जाऊंगी, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी और कंपनी के पास मैं बोलूंगी जाकर, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास, ठीक है, तो मैं बोलूंगी जाकर कि मुझे ना इतना पैसा चाहिए। सपोज करिए मैं बहुत छोटा अमाउंट बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं कहूंगी कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए और मुझे थोड़ा सा काम है 1,000 रुपए का, तो मैं या फिर 3 महीने के बाद जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। या सपोज करिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ऐसे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक अपने ऊपर लेके देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करिए कि मेरे को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी, मेरे फ्रेंड को मेरे से कुछ जरूरत पड़ी थी, तो उसने मुझसे बोला कि आकर ना मुझे ना 1,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 3 महीने में लौटा दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने में वापस कर दूंगी। तो मैं एक कमर्शियल बिल, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मैं उस पर लिख के दूंगी उसको कमर्शियल बिल, कि भाई इसने मेरे से 1,000 रुपए लिए हैं और 3 महीने बाद ये मुझे वापस करेगी, ठीक है, ये है समझ लो कमर्शियल बिल, उधार। अब क्या होगा, एक तो ये शॉर्ट टर्म होता है बेटा, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, अगर मैं बात करूं 7 दिन से लेके 1 साल तक इतना चलता है, कई कई 15 दिन से लेके 1 साल तक ऐसे लिखा हुआ है अमाउंट, पर 1 साल तक का ही इसका टाइम लिमिट रहता है। दूसरा बोलता है सेल्फ लिक्विडेटिंग। अब सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब इसी एग्जाम्पल समझना, मेरी फ्रेंड को कुछ जरूरत थी, वो मुझसे पैसे लेके गई, तो मैंने उसके बदले में कमर्शियल बिल बनाया, मैंने उस पर उसके साइन कराए कि तुमने मेरे से 3 महीने बाद भी वापस देगी। सडनली मुझे ना पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब सीधे यहाँ पर मैं अब उससे मांग तो सकती नहीं, क्योंकि 3 महीने का टाइम है, उससे पहले तो नहीं मांग सकती मैं उससे। तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास जाऊंगी, कमर्शियल बिल दिखाऊंगी जाकर, और बैंक मुझे कुछ पैसे काट कर, क्योंकि पेनल्टी कटती है ना, कुछ पैसे काट कर वो मुझे, जैसे सपोज करिए 1,000 रुपए, तो वो मुझे 900 रुपए दे देंगे। अब क्या होगा, अब ये जो है ना सेल्फ लिक्विडिटी का मतलब ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी अब बैंक को। अब 3 महीने बाद जो मेरी फ्रेंड है वो ऑटोमेटिकली बैंक में जाके पेमेंट कर देगी, तो मेरे को अब झंझट है ही नहीं किसी चीज, ठीक है, उसे बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग। ऑटोमेटिकली बिल पेड हो जाएगा, या तो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब पे हो जाएगा, या फिर जो है वो बैंक से ऑटोमेटिकली वो, वहां से वो जिसने पैसे लिए वो ऑटोमेटिकली कर देगी। अब कमर्शियल बिल का एग्जांपल समझना, यहाँ पर कमर्शियल बिल जो है ना बेटा, इसको बड़ी बड़ी कंपनीज इश्यू करती है, छोटी छोटी कंपनी के पास कोई हक नहीं होता इसको इश्यू करने का, ये याद रखना। अगर, क्योंकि अभी मैं अगर आपको कंपनी के हिसाब से बताऊं, तो कंपनी अगर ये इशू करती है ना, इशू बिल, कमर्शियल बिल किसी और कंपनी के लिए करती है, सपोज करिए उनसे किसी ने हेल्प मांगी, सपोज करिए रिलायंस ने टाटा से बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो उन्होंने कमर्शियल बिल बना के दिया, जो भी है, तो वो कमर्शियल बिल जो है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज ही आपस में डील करती, छोटी कंपनीज नहीं करती है, ठीक है। और ये क्रेडिट सेल्स के लिए ही दिया जाता है, उधार से ही, मैंने आपको बोला ना उधार का कागज, इसीलिए इसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है एनएसई, जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका सेटलमेंट साइकिल आपसे पूछा है, T+5, T+3, T+2, T+1। रिसेंटली बताना है आपको, अभी का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेटलमेंट साइकिल कौन सी है। सेटलमेंट साइकिल का मतलब ये होता है, देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है,
इसके अंदर आप लोग, एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा, एक शेयर्स खरीदेगा या सिक्योरिटीज खरीदेगा, एक बेचेगा, बदले में उसको पैसे मिलेंगे। यही तो होता है, लेन देन ही तो हो रहा है एनएसई में। अब देखो पहले क्या होता था पुराने जमाने में, पहले तो ये होता था जैसे आज मैंने ट्रांजेक्शन किया, आज मैंने कोई शेयर्स बेचे सपोज करिए, तो मेरा पैसा जो है और उसके अकाउंट में जो शेयर्स जाने वाले हैं उसके पास जो, वो 5 दिन बाद जाएंगे, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा, टी फॉर ट्रांजेक्शन, जिस दिन लेन देन हो रहा है ना उससे 5 दिन बाद। लेकिन अभी का जो फिलहाल है ना बेटा, बहुत फास्ट हो गया हमारा इंडिया, तो T+1 होगा। यानी जैसे सपोज करिए आज के दिन मैंने ट्रांजेक्शन किया, मैंने किसी को शेयर्स दिए थे और उसने मुझे बदले में पैसे देने थे, तो कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और उसके पास शेयर्स चला जाएगा। यानी ट्रांजेक्शन के अगले दिन, एक दिन और जोड़ लीजिए, T+1, यानी ट्रांजेक्शन के अगले दिन आपका पूरा सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन पहले टाइम लगता था, पहले 5 दिन लगा करते थे, फिर सरक के 2 दिन हुए, अब एक दिन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ बोरोड फंड इज नोन एज, यानी आपको बताना है ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क या नन ऑफ दीज। यानी जब आपने किसी से पैसे उधार लिए हो लेकिन अब आप नहीं देंगे क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो उसको कौन सा रिस्क बोला जाता है? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, बिजनेस। जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं पैसे ले लेते हैं फिर उसको खा पी के और फिर उनके पास पैसे लौटाने के लिए नहीं होते जिससे लिया है, तो ऐसे ही कंपनीज के साथ भी होता है। ठीक है, तो वो कौन से रिस्क के अंदर आता है बताइए? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, देखो बहुत इजी है, जहाँ पैसा आ जाए वहां पे फाइनेंस लगा दो, जहां पे पैसा आ जाए वहां पे फाइनेंस लगा दो। बोरोड का मतलब होता है उधार, ठीक है, उधार लिए गए धन के भुगतान में अगर चूक के जोखिम को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल रिस्क। अब सपोज करिए किसी कंपनी ने फंड्स लिए थे उधार पे डिबेंचर इशू करके, अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इंटरेस्ट, कहाँ से डिविडेंड और कहाँ से आपको वापस मिलेगा पैसा? ठीक है, दूसरा होता है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग वो होता है बेटा जो आपके डे टू डे खर्चे हैं। अब कंपनी चल तो रही है, पैसा आ नहीं रहा, बिल तो दोगे ना, बिजली बिल कौन देगा? डेली का जो खर्चा है वो, वेजेस, रेंट, सैलरी, ये सब सैलरी, ये सब कैसे दोगे? उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, अब बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क एक तरीके का सेम ही माना जाता है, ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क, सॉरी। ठीक है, ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ return on investment is lower than the cost of debt, ROI is higher than cost of debt, debt is easily available if the degree of existing financial leverage is low। पहले तो समझ लो जिसको लेवरेज नहीं पता, अगर ऐसे जाओगे ना टेक्निकल वर्ड में कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ने का। लेवरेज का सिंपल सा मतलब होता है वो उधार वाला पैसा जिससे आप अपना बिजनेस चलाते हो, बस और कुछ नहीं है लेवरेज। ठीक है, चलो बताइए। इसे याद रखना, लेवरेज का मतलब भी यही होता है कि आप वो वाले पैसे ले रहे हो बेटा, फाइनेंस अगर ऐड कर दे तो आप वो वाले पैसे ले रहे हो जो उधार समझ लो, लोन समझ लो, उधार लिया हुआ पैसा जो आप अपने बिजनेस में लगाने वाले हो। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, फेवरेबल कब होता है? फेवरेबल मतलब आपके अनुकूल, अच्छी, पॉजिटिव साइन। देखो पॉजिटिव साइन जब होता है जब आपका ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर होता है कॉस्ट ऑफ डेट। सपोज करिए आपने जो डेट खरीदा, लोन लिया, जो भी लिया सपोज करिए, तो वो 10% है, ठीक है ना, लेकिन बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो, जो आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे आपको दुगना मिल रहा है, 15%। तो आप बताओ, आपका ROI हायर है ना, तो जब आपका इन्वेस्ट अच्छा मिलेगा, तो यानी आपके पास उधार, इंटरेस्ट सब चुकता करके भी आपके पास 5% का प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉफिट है ना, यही फेवरेबल है। अगर वही मैं बात करूं कि आपने कर्ज, तो वही है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस वही वाली चीज है।
ठीक है ना। अगर आपकी आमदनी 18,000 और आप खर्चा रुपया हो रहा है तो समझ लो अनफेवरेबल है। तो वही फाइनेंशियल लेवरेज में, सपोज करिए आपको रिटर्न प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कर्जा आपके पास ज्यादा है, तो फिर आपके पास ये सिचुएशन अनफेवरेबल है। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और डेट का कम है, तो फिर आप चुका दोगे आराम से। तो फिर ये आपकी फेवरेबल सिचुएशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इज डन फॉर। पैसा जो आप लेकर आते हो किस चीज के लिए लाते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या दोनों के लिए, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बोथ ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूरत होती है फंड्स की और शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। याद करो, शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, जब आप छोटी चीजों के लिए लेते हो ना, डेली डेली के लिए काम के लिए पैसा लेते हो, उधार लो चाहे कहीं से भी लो, चाहे रिटेन अर्निंग लो, वो होता है वर्किंग कैपिटल, पूरा चैप्टर है इसमें। लेकिन अगर वही आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, लंबी जैसे फिक्स एसेट्स खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब क्वेश्चन फिर कहते हो आप कहाँ से आते हैं एग्जाम्स में, यही से आते हैं। ये पूरा चैप्टर है पूरा। यूजीसी नेट वाले लोग तो पूरा ही पढ़ते हैं ना। और वैसे भी 11th 12th में आई थिंक बीकॉम एमकॉम में भी आप लोगों का पूरा चैप्टर है ये, वर्किंग कैपिटल का अलग है और कैपिटल बजटिंग जिसमें आपके ट्रेडिशनल मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और ये सब आईपीवी और ये सब होता है ना। चलो नेक्स्ट, the process of estimating the financial requirement of an organization is specifying the sources of fund and ensuring that the enough funds are available at the right time is called financial management, planning, डिसीजन और बिजनेस फाइनेंस। यानी इसमें ये बोला जाता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है बिजनेस के लिए, कहाँ से लाओगे, मांग के लाओगे अपने पास से, क्या करोगे, लोन लोगे, और सही टाइम पे सही फंड्स आपके पास है या नहीं है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है मैनेजमेंट प्लानिंग डिसीजन में। इसका होता है प्लानिंग। देखो, प्लानिंग ही वो ऐसी चीज होती है जो हम सोचते हैं। आप जैसे टूर पे जाते हो, टूर पे घूमने जाते हो, गोवा जाते हो, तो फिर सोचते नहीं हो कि कौन सी प्लेन से जाएंगे, मिडिल क्लास इकोनॉमी में जाएंगे, कितना खर्चा होगा। ठीक है, और पैसे नहीं है तो उधार ले ले दोस्त से गोवा घूमने के लिए, ऐसे ऐसे होता है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है। मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर सारी चीजें आती हैं बेटा, प्लानिंग भी, डिसीजन भी, सब कुछ। मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। डिसीजन जो होता है ना एक पर्टिकुलर चीज के लिए लिया जाता है। जैसे सपोज करिए अभी कहा ना पैसे लेने हैं, तो कंपनी ये डिसाइड करेगी डिबेंचर से लेना है, इक्विटी से लेना है। आप ये सोचेंगे कि राहुल से लेना है या फिर समीर से लेना है, किससे पैसे लेने हैं, वो है पर्टिकुलर डिसीजन लेना एक किसी एक चीज को लेकर। प्लानिंग तो सारी चीज की करोगे ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेम इसी से रिलेटेड है और आपको अब समझ आ जाएगा। अ फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाई अ डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज एंड कंपेयर्स देम इन द टर्म ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो कौन सा है, मैनेजमेंट, डिसीजन, प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसमें देखो वही चीज बोली गई है कि अब आपको देखना है आपके पास सोर्सेस कौन कौन से, डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है। आप अब उनको कंपेयर करोगे कौन सा रिस्की है, कौन सा फायदेमंद है। तो ये मैंने अभी आपको बोला है प्लानिंग, नहीं डिसीजन। डिसीजन जो होता है वो पर्टिकुलर को लेकर होता है। जैसे अभी आप सोचोगे कि किससे पैसे लें। अब एक फ्रेंड है, उससे पैसे लेंगे गोवा जाने के लिए, वो तो ब्याज लेगा, इतना चालू है। एक से लेंगे तो वो मना कर देगा। तीसरे से लेंगे, बहुत डेंजर है, कहीं पता चला अगर पैसे वापस नहीं दिए ना तो घर आके फिर वो कुटाई कर देगा। तो हमें यही चीज इसमें देखनी होती है कि कौन से सोर्स लेने हैं भाई, किसमें कितना रिस्क है रहेगा। तो सबसे कम रिस्क डिवेंचर्स वाला ही होता है, तो डिवेंचर्स ही लिया जाता है। तो ये चीज होती है, डिसीजन लिया जाता है पर्टिकुलर चीज। और प्लानिंग जो होती है वो सभी चीज के लिए करी जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच रिमेन्स इन द बिजनेस इज नोन एज अर्निंग इक्विटी रिटेन अर्निंग एंड इंटरेस्ट। यानी जो आपका प्रॉफिट आता है उसमें से आप डिविडेंड पे कर देते हो, तो जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो वो डिविडेंड, और जो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते जिस प्रॉफिट को, वो बिजनेस में रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत इजी था, रिटेन अर्निंग। अभी मैंने आपको समझाया, जो आपके पास आपका प्रॉफिट का हिस्सा आप अपने पास रख लेते हो ना, ताकि आप दोबारा से मशीन खरीद सको, अपने मार्केट को बड़ा, अपने बिजनेस को सॉरी एक्सपेंड कर सको, तो वो रिटेन अर्निंग होती है। और जो जो बांट देते हो वो डिविडेंड हो जाता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, जिसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। चलिए नेक्स्ट है, द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्ट बाय वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बताइए। सॉरी, the size of the assets, the profitability and the competitiveness are all affected by working capital decision, dividend decision, financing decision और capital budgeting decision। अभी मैंने आपको बोला है, अभी जस्ट बता के गई हूं मैं आपको, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बताया है। अरे अभी तो बोला, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल जब होता है जब छोटी छोटी चीजों के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, सैलरी वेजेस इन सब के लिए लेना होता। एसेट्स, अब बेटा आपकी कंपनी अगर बहुत बड़ी है तो उसमें एसेट्स भी तो बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े मशीनरीज आप लेकर आओगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिवनेस भी ऐसे ही होता है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी, बड़ा बिजनेस है, कितना प्रॉफिट आप लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे, तो ये सारे डिसीजन कैपिटल बजटिंग के होते हैं, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ आपकी एसेट्स, ठीक है ना, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से आपका पता चलेगा फ्यूचर में कितना ग्रोथ है आपकी, तभी तो प्रॉफिट से पता लगा पाओगे। तो ये सारी चीजें कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। ये तीनों चीजें आपको देख के पैसा लगाना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब मान लो आपने एसेट्स देखा, सपोज करिए कि आपके पास एसेट्स हैं, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे ना उसके अंदर, कि देखो प्लांट मशीनरी तो कितने की आती है, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है, बट आती होगी ना, महंगी महंगी आती होंगी मशीन तो अब इतनी महंगी आती है तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मशीन एक दिन में तो खराब नहीं होती, आपको लंबे टाइम तक फायदा देती है, ठीक है ना। कितना रिटर्न मिलेगा, फिर हम मशीन चलाएंगे तो इतना हम प्रॉफिट कमाएंगे, कितना क्या है, ठीक है, मार्केट में हम स्ट्रांग होंगे या नहीं होंगे, ये सारे डिसीजन आपको कैपिटल बजटिंग में ही लेना होता है। एसेट्स के हिसाब से पैसा लगाओगे, ठीक है, फ्यूचर में इसकी प्रॉफिट आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से आप पैसा लगाओगे, कंपटीशन कैसा कैसा रहने वाला है, आप जो चीज बनाने वाले हो आप पैसा लगाओगे, है ना। तो उस चीज को सब कुछ सोचना पड़ता है, इन चीजों को सोचते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। डिविडेंड में तो डिविडेंड पे करना है, फाइनेंसिंग में तो पैसा कहाँ से लाना है वो चीज है, और वर्किंग तो डे टू डे लाइफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द यूज ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है, चलिए बताइए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर, देखो फिक्स असेट्स वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, एक साल से ज्यादा का यूज। जैसे आप मशीनरी लाते हो तो मशीनरी तुरंत थोड़ा खत्म हो जाती है, आप अपने घर में बेड लाते हो तो क्या आप बेड 6 महीने में चेंज कर देते हो? सालों सालों बेड चलते हैं, सालों सालों सोफा चलता है ना, तो वही फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स में जो आप खर्चा करते हो वही फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है ना। मशीन में जो पैसा लगाया है मशीन खरीदने में, उसको फिक्स कैपिटल। पहला ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इरिवर्सिबल, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगर आपने 50 50 लाख की मशीन खरीद ली ना तो खरीद ली, फिर डिसीजन वापस नहीं लिया जाता। ये तो इसलिए तो सोच समझ के करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आप बड़ी चीज में बेटा पैसा लगाते हो, फैक्ट्री में पैसा लगा रहे हो, 50 लाख फैक्ट्री खरीदी है, तो उसको ये नहीं कि तुरंत नहीं, नहीं अब हम नहीं ले रहे हैं, कपड़ा थोड़ी ना है साड़ी का, या सूट थोड़ी ना है कि जो अभी खरीदा हमें नहीं पसंद आया मतलब वापस ले लो, ऐसा नहीं होता ना। तो ये तो करेक्ट है, नॉट ट्रू बताना है, सही नहीं है। इट अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होता है फिक्स कैपिटल, मैंने बताया आगे तक आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो, लो कैसे हो गया इसके अंदर भाई, बिजनेस रिस्क ज्यादा है। आप इतने बड़े चीजों में अमाउंट में पैसा लगा रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर गए, है ना, पैसे गए, आप भी गए, तो वही वाली चीज है, ये गलत सेंटेंस है, बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, हाँ पैसा बहुत सारा लगाया जाता है, मशीन खरीदोगे, फैक्ट्री लगाओगे,
तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो रिस्क भी तो हाई होगा ना, पैसा ज्यादा लगेगा तो। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। देखो स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम बताना है बस, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी, प्राइमरी या मनी मार्केट, बताइए। बहुत इजी है। स्टॉक एक्सचेंज को दूसरे नाम से जाना जाता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, याद रखना। इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को लेकर कौन सा सेंटेंस इसमें से सही नहीं है? क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, नॉट लिखा हुआ है। पहला है, इट यूजुअली हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। अभी मैंने आपको बोला कि 7 दिन से लेके 1 साल तक या 15 दिन से 1 साल तक अलग अलग अमाउंट आपको, या सॉरी डेट आपको देखने को मिल जाएगी, बट ठीक है ये तो करेक्ट है। इट इज अ लॉन्ग टर्म, देखो यहाँ पकड़ लो, लॉन्ग टर्म। मैम ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, अभी आपने पढ़ाया था कि ये शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि 1 साल तक जो पीरियड टाइम रहता है वो शॉर्ट टर्म, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। दूसरा है, देखो इसमें अनसिक्योर्ड बोला गया है। देखो अनसिक्योर्ड इसको इसलिए बोला गया है बेटा, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल पेपर इशू करते हो ना, तो इसके बदले में कोई गिरवी विरवी नहीं रखना होता है यहाँ कुछ भी, ठीक है। जैसे आप लोग बैंक में गिरवी रखते हो ना अपने जेवर, ये बदले में दे दो, इसमें नहीं होता, क्योंकि तब इसमें इसलिए नहीं होता, मैंने आपको बोला ना बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं। तो बड़ी कंपनीज इशू करती है ना, तो विश्वास के तौर पे किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं आप गिरवी रख दो, शेयर्स गिरवी रख दो या अपनी फैक्ट्री गिरवी रख दो, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। तो ये सेंटेंस गलत इसलिए हो गया बस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग की जगह शॉर्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट लिखा हुआ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। बिल्कुल देखो ये डिस्काउंट पे बेच दिया जाता है। अब जैसे 1000 का था, तो हम कहेंगे चलो मैं तुमको ना 900 रुपए में दे देती हूँ, तो देखो जो लेता है उसको फायदा हो जाता है, ठीक है, 900 रुपए में दे देते हो, लेकिन जब आप वापस करोगे तो पूरे 1000 करते हो, इसमें ये चीज होती है। आप बेच तो देते हो उसको छूट पर, लेकिन जब आप उसका मूल्य चुकाना होता है वापस, तो फिर आपको 1000 का 1000 ही देना पड़ेगा, ये चीज होती है। अच्छा नेक्स्ट एक पॉइंट और रह गया, कंपनीज यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो इस इंस्ट्रूमेंट को ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, यानी अगर आप कोई लोन ले रहे हो, कोई पैसा आपको जरूरत पड़ गई है, तो उसमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो फिर ये यूज किया जाता है, तो आपको पता ही है, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हेन सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल आर रिफर्ड टू एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर्स फॉर सेल। देखो जब कोई सिक्योरिटीज, कोई भी स्टॉक, कोई शेयर्स, कोई बॉन्ड किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया जाए, यानी जैसे बैंक, LIC को, इंस्टीट्यूशंस को, या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को दिया जाए, पर्सनल लोगों को, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, याद रखना, ठीक है। सबको नहीं मिलेगा, आम जनता को नहीं दे रहे हैं ये लोग, ये देते हैं कुछ अच्छे जाने माने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, वहां पे सिक्योरिटीज अलॉट की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से? कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड बिल, का मतलब कमर्शियल बिल ही होता है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए तो बहुत इजी था, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही छोटे टर्म्स मनी मार्केट होता है, जहाँ पे 1 साल से कम के लिए लेन देन जो करते हैं उसे मनी मार्केट बोला जाता है। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ 1 साल की कम अवधि के लिए लेन देन किया जाए, ट्रांजेक्शन किया जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, फ्लोटिंग ऑफ कंपनीज, लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। देखो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग आते हैं, शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, बेचते खरीदते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, क्या मार्केट में रेट चल रहा है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी का, शेयर्स का प्राइस सेट किया जाता है, अपने आप से नहीं होता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल मार्केट ही डिसाइड करती है ये। और बात करते हैं फिर आपकी लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो बिल्कुल देखो ये इसीलिए बोला गया है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, और आप बिल्कुल वही की वही प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन पकड़ लो आप, ताकि आपको कहीं धक्के ना खाने पड़े, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी आपको बेफिजूल का खर्चा नहीं करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं शेयर्स बेचने के लिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाओ और बेचो, है ना। जैसे मंडी नहीं होती सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सीधे जाओ और सब्जी खरीदो और बेचो, तो वही वाली चीज है।
नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आप लोग जो पैसा लेते हो उनका फिर ये लोग री इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक नहीं करती, आपका जो पैसा है वो कई कई चीजों में यूज किया जाता है, वो भी ठीक है। तो फिर बचा क्या, फ्लोटिंग ऑफ कंपनीज, ठीक है। आई थिंक फ्लोटिंग ऑफ कंपनीज ज्यादातर ऐसा कॉमन वर्ड नहीं है इसमें, लेकिन फ्लोटिंग ऑफ कंपनीज यही होती है जब नई नई कंपनीज जो होती है ना, जैसे नई कंपनी बनाई, अब उसके शेयर्स मार्केट में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये तो इन्वेस्टर का, प्रमोटर का काम होता है। नई कंपनी बनी है, अब उनके शेयर्स बाहर जाके पब्लिक को बेचो जाकर, ठीक है ना। तो वो प्रमोटर का काम होता है, फाइनेंशियल मार्केट का काम नहीं होता, क्योंकि ये नई कंपनीज होती है, ठीक है। तो इनके प्रमोटर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स, वही ये जाके मार्केट में लेकर आते हैं शेयर्स को बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, डायल्यूशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डायल्यूशन ऑफ कॉस्ट या डायल्यूशन ऑफ इक्विटी। यानी जो डेट है आमतौर पर किसका कारण नहीं बनता है। डेट का तुम सिंपल सा बताओ कौन सा इसका फीचर नहीं है, ये समझो बस। नियंत्रण में कमी, लचीलेपन में कमी, लागत में कमी या इक्विटी में कमी। देखो बहुत इजी है, कंट्रोल, कंट्रोल समझो, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल हो ही कहाँ पाता है इसमें, डेट जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, डेट का मतलब डिबेंचर्स होल्डर ही ना, इक्विटी थोड़ी ना होंगे। इनके पास ना तो कोई वोटिंग राइट होता है, ना इनके पास कोई कंट्रोल होता है कि आके ये बिजनेस में डिसीजन ले, ये सारा किसका होता है मैम, इक्विटी का होता है। इसीलिए डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर के पास किसी भी तरीके का कोई हक नहीं होता, ना कंट्रोल करने का, ना वोटिंग राइट्स, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। ये सारे हक इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ओनली अ 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन द 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पॉइंटेड आउट इन द स्टेटमेंट। डेविएशन, क्रिटिकल पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस या क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपके 5% आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, सपोज करिए लेबर का खर्चा 5% और बढ़ गया, तो वो ज्यादा खराब है 15% पोस्टल चार्जेस के बढ़ने से। पोस्टल जैसे आपने कई सामान भेजा कुरियर से या कुछ भी सामान आ जा रहा है आपका, पोस्टल चार्जेस, तो वो ज्यादा आपके लिए डेंजरस है। अगर आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गया ना तो दिक्कत आ जाएगी आपकी। बल्कि 15% आपके पोस्टल चार्ज बढ़ जाए तो भी उससे भी ज्यादा 5% बढ़ना ज्यादा खतरनाक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो क्रिटिकल पाथ मेथड सिर्फ आपको ये बताता है कि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिस पर आपको ध्यान देना होता है, पर आपको सिर्फ मेन एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप उस मेन एक्टिविटी पे ध्यान देते हो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। यानी आपको सिर्फ मेन जो फैक्टर है उसी पे ध्यान दो। तो आपके लिए ना पोस्टल चार्जेस का बढ़ना चाहे 20% बढ़े, 25% बढ़े, उससे ज्यादा खतरनाक है 5% लेबर कॉस्ट में बढ़ना। ये आपको प्रॉफिट में आपका खराब काम कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है क्रिटिकल पाथ मेथड। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज पे आपको निगरानी रखनी है, सारी एक्टिविटीज पे नहीं रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट का। फिर से एक फंक्शन पूछा गया है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकली बोला गया है होल्डर ऑफ द एसेट्स कैन इरेडली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा फंक्शन है, कौन सा है, जिसमें आप आराम से अपने एसेट्स को बेच सकते हो, तुरंत कैश मिल जाएगा आपको। तो कौन सा फंक्शन है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी या मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। बताइए, जिससे आप फटाक से अपना बेच के पैसे ले सकते हो। तो रेड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट कम करने से कुछ नहीं होता। इसका ऑप्शन होगा सेकंड, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब ही यही होता है कि तुरंत नकद हाथ में आ जाए, बेचो नगद कैश हाथ में। तो यही वहां पे बोला गया है कि इमीडिएटली आप बेच दो, कैश आपके हाथ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट वेयर कंपनी सेल सिक्योरिटीज एंड ब्लॉक एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर। राइट इशू, ऑफर फॉर सेल, ईआईपी, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो इसमें ये बोला गया ऐसा कौन सा मेथड है बेटा जहां पर क्या करती है कंपनी अपने थोक के अंदर, एंड ब्लॉक का मतलब थोक में सुना है ना, होलसेल में, अपनी सारी सिक्योरिटीज एक दलाल को बेच देती है, ब्रोकर को, एक फिक्स प्राइस पे एक ब्रोकर को बेच देती है। जैसे आपने सदर बाजार देखा होगा, खूब सारा सामान इकट्ठा लेके जाते हैं, एक ब्रोकर को बेच देता था, फिर वो जाके लोगों में थोड़े थोड़े दुकानों पे जाके बेचता है। तो उसको बोलते हैं बेटा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, खूब सारी सिक्योरिटीज जो है इकट्ठे वो एक फिक्स प्राइस पर एक दलाल को बेच देती है, फिर दलाल क्या करता है, लोगों को बेचता है जाकर। तो ये डायरेक्टली जाकर जनता को नहीं बेचेगी कंपनी,
ठीक है। अगर डायरेक्टली जाकर बेचते तो उसको आईपीओ बोलते, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस बोलते। राइट इश्यूज तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए हो गया, वो तो अलग बात है, अपनी सिक्योरिटीज अपने शेयर होल्डर्स को देना वो अलग है, ठीक है। ऑफर फॉर सेल का मतलब कंपनी डायरेक्ट जनता को नहीं देती है, अपनी सिक्योरिटीज बेचती नहीं, बीच में दलाल को देती है, फिर दलाल जाके बेचता है सबको सेपरेट, एक एक करके, दो दो दस दस करके, जो भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। आपको ट्रेडिंग में कौन कौन सा सेटलमेंट, जब ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट करते हो तो कौन कौन से स्टेप यहाँ पे होते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहला अगर आपको बात करते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर को सबसे पहले अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। अकाउंट नहीं खोलोगे तो पैसा कहाँ से आएगा शेयर्स का, तो दैट इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। अब अकाउंट खोल लिया, अब आपको ब्रोकर के साथ यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, यानी एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। कर दिया, द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। फिर थर्ड आएगा आपको बेटा, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। अब जाके वो ऑनलाइन आपके पैसे वहां पे इन्वेस्ट करेगा। आप लोग को जिसको आता है वो तो खुद ही कर लेते हैं, आप लोग लगाते हैं ना स्टॉक वगैरह में, तो ऑनलाइन जाके लगाना पड़ता है ना। लेकिन जो जो बीच में ब्रोकर होता है, जैसे आपको तो पता नहीं कितना कैसा लगता है, तो जो बीच में ब्रोकर होता है फिर वो ऑनलाइन जाके स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा ऑनलाइन, और फिर वहां पे जाके आपका कनेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वो आपको एक कंफर्मेशन स्लिप दे देगा कि आपका भाई पैसा लग चुका है, ये रही आपकी कंफर्मेशन स्लिप। 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2143, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे पुरानी सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज ही बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम सेकेंडरी मार्केट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। बेटा सेकेंडरी मार्केट वहां होता है जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्टर दो दो इन्वेस्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा, दो भी इन्वेस्टर्स, वो आपस में सिक्योरिटीज बेचते और खरीदते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट होता है बेटा जहां पे सबसे पहली बार कंपनी जो जाकर अपनी शेयर्स या सिक्योरिटीज बेचती पहली बार, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है मैम? कैपिटल तो इन दोनों का ही पार्ट है बेटा, कैपिटल मार्केट को ही डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेबी, इट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर बिड्स एंड इम्पोज पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। एक क्वेश्चन है और आपको तीन यहाँ पे मैं टॉपिक बता दूंगी, ठीक है। सेबी का बेटा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, बिड्स को, टेक ओवर बिड्स को रोकता है और पेनल्टी लगाता है अगर ऐसा कुछ किया तो? प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन या प्रिवेंटिंग फंक्शन, बताइए। याद रखिएगा सेबी के तीन फंक्शन ही होते हैं सिर्फ, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। प्रिवेंटिव जैसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक रहा है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं अंदर इन्वेस्टर जिनको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और फिर वो लोग क्या करते हैं, अंदर ऐसी ऐसी चीजें उन्हें इन्फॉर्मेशन पता चलती है, फिर वो लोग फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं, उसको रोकता है। टेक ओवर बिड्स, सपोज करिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज कर रही है, जुड़ रही है, लेकिन उससे क्या होता है छोटे वाले लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो अगर ऐसी चीज करोगे तो आप पे क्या लगेगा, पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये सारा काम होता है बेटा प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, बचा रहा है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है रेगुलेटरी, इसके अंदर क्या होता है, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, पता चला दलाल ऐसे ही घूम रहे हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये सारे काम करता है रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शन, ये ट्रेनिंग देता है ब्रोकर्स को, ऐसे थोड़ी ना आपको पढ़ाएगा कि इस तरीके से मार्केट चलता है, इस तरीके से आप बिडिंग करोगे, इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, रिसर्च कराएंगे आपको, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। तो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।